जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द हिंदू में छपे एक लेख के बारे में जिसका टाइटल है डायलेमास ऑफ इंडियाज़ ग्रेट पावर एम्बिशंस। यानी भारत का जो विश्व शक्ति बनने का बहुत बड़ा एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उसके समक्ष क्या डायलेमास हैं, क्या अंतर्द्वंद्व हैं। इस लेख को लिखा है हैप्पी मॉन जैकब ने, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, न्यू दिल्ली में, एंड इज़ द फाउंडर ऑफ काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च। तो लेख की शुरुआत करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए ग्लोबल पावर विल इंडिया बी? इंडिया किस प्रकार का ग्लोबल पावर बनेगा, वैश्विक शक्ति कैसे बनेगा? देयर आर दोज who argue that India should aspire to be a great power and assert its growing power internationally। यानी एक पक्ष का कहना है कि भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहिए, वैश्विक शक्ति बनना चाहिए। Others argue that India should focus on the uplift of millions of its people above the poverty line, improve governance and reconcile within the country before venturing into making a better world। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, भारत में जो लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको ऊपर लाएं, अपलिफ्ट करें, और सरकार में जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो प्रशासन है, अभिशासन है, शासन प्रणाली है, उसमें सुधार करें और इस तरीके से हम दुनिया में ऊपर बढ़ें। ये दो पक्ष की जो बात कर रहे हैं जैकब जी, कि एक पक्ष का कहना है कि भारत को विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनना चाहिए, और दूसरे पक्ष का कहना है नहीं, विश्व शक्ति नहीं बनना चाहिए, पहले तो लाखों लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए जो पावर्टी लाइन में है, गवर्नेंस में सुधार करनी चाहिए। तो इन दोनों में अंतर, इन दोनों में डायलेमा कहाँ है? ये दोनों तो पूरक हैं, देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर मिलियन ऑफ पीपल को पावर्टी लाइन से ऊपर उठाया जाएगा और गवर्नेंस में सुधार किया जाएगा तो ही विश्व शक्ति बनने की जो महत्वाकांक्षी योजना है, परियोजना है, जो इच्छा है, उसको पूरा किया जा सकेगा। तो इन दोनों में डायलेमा की बात ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इट इज़ ए फॉल्स बाइनरी, यानी ये जो दो बातें हैं ये गलत हैं। Notwithstanding the hyper-nationalist and deeply pessimistic narratives, the story of the rise of India, the attendant challenges must be proactively and critically engaged, for the kind of power India would become will not only define the future of the world in important ways, but most definitely shape the destiny of its 1.4 billion and growing citizens। यानी भारत को हाइपर नेशनलिस्ट, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए एक प्रकार से, और डीपली पेसिमिस्टिक नैरेटिव्स यानी नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ आबादी का जो डेस्टिनी है, जो एस्पायरेशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। Ignoring or dismissing the global consequences of rising India's power is unwise, but doing so without being rooted in the realities of the country's inherent limitations would be a strategic blunder। Power and its consequences, शक्ति और उसके क्या निहितार्थ हैं, अगर वैश्विक शक्ति बन जाएंगे तो उसके क्या क्या निहितार्थ हैं, क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंडिया ऑफ 1991। 1991 के इंडिया पे हम बात करें। आज के 30 साल पहले जब इंडिया में भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और देश में विदेशी लोन ये सब बढ़ गए थे, उसको चुकाना भारी पड़ गया था, तो उस समय क्या स्थितियाँ थी? यानी जब भारत में IMF के सलाह से LPG की नीति को लागू करना पड़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति को लागू करना पड़ा था, तो उस समय के भारत की क्या स्थिति थी?
A weak, poor, and deeply beleaguered country with a foreign exchange reserve of $5.8 billion and a nominal GDP of $270 बिलियन, यानी 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था भारत के पास में वो केवल 5.8 यानी $6 बिलियन का ही था। $6 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास था और टोटल जीडीपी उस टाइम पर हमारे पास केवल $270 बिलियन था। अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत के पास 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो गई है। तो 1991 की स्थिति ये थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $5.8 बिलियन का था और नॉमिनल जीडीपी 270 बिलियन डॉलर था और उस समय का जो जनसंख्या है वो 85 करोड़ था। फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 846 मिलियन, अराउंड 50% ऑफ होम वर पुअर, दोज वर माइजरेबल फिगर। 1991 की जो जनसंख्या थी वो 85 करोड़ थी, जिसमें से 50% लोग गरीब थे, जो कि बहुत ही माइजरेबल फिगर है, बहुत ही बेकार स्थिति थी, दरिद्रता की स्थिति थी। डिस्पाइट एफर्ट्स टू डिफ्यूज फियर्स ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर, prospects of an India-Pakistan clash loomed and violence in Kashmir was at its peak। उस समय की स्थिति ये थी कि न्यूक्लियर वॉर का डर था और इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध ना हो जाए इस बात का भय था और कश्मीर में वायलेंस ना हो जाए इस बात का भय था। तो न्यूक्लियर वॉर, इंडिया पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर में वायलेंस, 3 स्थितियां बनी हुई थी और 1990s का ही समय है जिसमें कश्मीरी पंडित 5 लाख कश्मीरी पंडितों को पीट पीट के वहाँ से भगा दिया गया था। तो ये 3 स्थितियाँ 1990s के आसपास की थी। द कोलैप्स ऑफ इंडियाज ट्रस्टेड पार्टनर द सोवियत यूनियन ऑन द वन हैंड एंड स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द अदर फर्दर weighed on the country's ruling elite। 1991 का ही टाइम है जिस समय सोवियत यूनियन विघटित हो गया था, 15 देशों में विभक्त हो गया था, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, माल्डोवा और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इन सारे देशों में, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ऐसे 15 देशों में सोवियत यूनियन विभक्त हो गया था, जो कि भारत का बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर था, बहुत ही विश्वासी साथी था। तो उस समय भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में मित्रता को आगे बढ़ाना पड़ा। अमेरिकन ऑफिशियल्स kept a close watch on India and Pakistan and their nuclear plans and occasionally traveled to the subcontinent to counsel the cantankerous neighbors। और अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार इस बात को देख रहा था कि दोनों के बीच कहीं न्यूक्लियर योजनाएं क्या चल रही हैं। फास्ट फॉरवर्ड 3 डिकेड्स टू 2023, यानी अब 3 दशक बीत चुके हैं। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ ग्रोन टू अराउंड $600 बिलियन। 1991 में कितना था? 5.8 बिलियन डॉलर। ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 5.8 बिलियन डॉलर का ही था, लेकिन इस समय $600 बिलियन हो गया है, यानी कि 100 गुना ज़्यादा हो चुका है। एंड वॉर विद पाकिस्तान इज़ नॉट समथिंग इंडियन लीडर्स लूज स्लीप ओवर। चाइना हैज़ टेकन दैट प्लेस थ्रू एंड देयर इज़ ए जनरल सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिमिज्म। और इस समय देखा जाए तो जो उस समय पाकिस्तान के साथ में संघर्ष की स्थितियाँ थीं वो चाइना के साथ में वर्तमान में ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। The reforms initiated after the 1991 economic crisis not only led to the higher GDP growth but also significant poverty reduction।
यानी 1991 का जो सुधार था, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण का जो दौर था, उसके कारण से भारत में गरीबी और जीडीपी को बढ़ाने में बड़ा ही योगदान रहा, गरीबी को कम करने में और जीडीपी को बढ़ाने में। रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडियाज नॉमिनल जीडीपी कुड सून टच 4 ट्रिलियन। यानी भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये जल्द ही 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को छू लेगा। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड विद ओवर 100 न्यूक्लियर वेपन्स। यानी भारत जो है दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और भारत के पास 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं। The US is now one of India's closest friends, and New Delhi enjoys a strong relationship with several powerful states around the world. The visionary investments made over the past several decades are now beginning to bear fruit with a permissive external atmosphere for the country's rise. India is also one of the pivotal swing powers of the contemporary international system, strategically located and often playing both sides with a great elan। यानी भारत जो है वो दोनों साइड से खेल रहा है, जैसे कि यूएस से भी मित्रता है और रसिया से भी मित्रता है। The great power politics around the Ukraine war brought renewed focus on India's role in world politics। यानी जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद से भारत का क्या रोल है विश्व की राजनीति में, उस पर फोकस बढ़ गया। The US and the wealthy West want India to be on their side। यानी यूएस और जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो चाह रहे थे कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत उनका साथ दे। तो इस ऐसे देखा जाए तो भारत की वैश्विक शक्ति बड़ी है। एन एम्बेडेड रशियन फेडरेशन इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन टू एंश्योर इंडिया डज नॉट टर्न इट्स बैक ऑन मॉस्को। यानी मॉस्को भी लगातार प्रयास कर रहा था कि भारत मॉस्को से दूर न चला जाए। देयर आर सीरियस सजेशंस दैट इंडिया शुड mediate between Ukraine and Russia to bring an end to the war। यानी एक बहुत गंभीर विचार चल रहा था कि भारत को यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे संघर्ष के मध्य एक मध्यस्थता करनी चाहिए, झगड़े को सुलझाना चाहिए। न्यू दिल्ली increasingly uses the language of mediation in global crisis and being a bridge between the north and south and east and west, indirectly indicating that it is a major pole in world politics। New Delhi increasingly uses the language of mediation in global crisis and being a bridge between the north and south and east and west, indirectly indicating that it is a major pole in world politics। यानी भारत सीधा सीधा रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध में मध्यस्थता में न आकर के वैश्विक स्तर पर जो उत्तर और दक्षिण का डिवाइड है, जो बंटवारा है, और जो पूर्व और पश्चिम का जो फांक है, इसको मिटाने की बात करता है। इसी संदर्भ में एक शब्द आता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब यही है कि भारत चाहता है कि जो दक्षिण पृथ्वी के दक्षिण में स्थित जो देश हैं, जैसे कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं ओशनिया में, और लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है, तो उन सब में विकासशील देशों के समूह को मिला करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। Although tens of millions of people in India still live in poverty, यानी भारत में अभी भी लाखों लोग गरीबी में जीवन जीते हैं। द कंट्रीज नेशनल पावर हैज़ इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, यानी भारत का जो राष्ट्रीय शक्ति है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हुआ है, बढ़ा है। मेकिंग इट ए फोर्स विद ए सिस्टम शेपिंग कैपेबिलिटीज़ एंड इंटेंशंस, वेदर न्यू दिल्ली is actually
punching above its weight or not is something only time will tell. अदर साइड ऑफ द ग्रेट पावर स्टोरी, यानी भारत की वैश्विक शक्ति बनने की जो दूसरी कहानी है वो क्या है? डिस्पाइट बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट्स जीडीपी पर कैपिटा वाज $1947 in 2021, whereas that Bangladesh at 2227, यानी भारत से ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम देखा जाए, यानी भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अच्छी बात है। भारत दुनिया में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इकोनॉमी बनने जा रहा है जल्द ही, अच्छी बात है। भारत में 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत का लगभग 2000 के आसपास है, जबकि बांग्लादेश का 2500 है। तो पर कैपिटा इनकम में भारत की स्थिति थोड़ी सी पीछे है। वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया इवन दो बांग्लादेश इज ओनली द 40th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, यानी बांग्लादेश दुनिया की 40वीं बड़ी सेना है, 40वीं बड़ी सेना है, लेकिन फिर भी वहाँ का पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा है। वैसे 40वीं बड़ी मिलिट्री का वहाँ के पर कैपिटा इनकम से क्या संबंध है वो पता नहीं क्यों ऐसी पंक्ति लिखे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर में से एक है। सबसे बड़ा यूएसए है, फिर चाइना है, रसिया है, फिर भारत है, सऊदी अरब है। तो दुनिया के 5 बड़ी अगर मिलिट्री देखा जाए तो उसमें भारत का स्थान आता है। जबकि बांग्लादेश दुनिया की 40वीं बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन फिर भी वहाँ का पर कैपिटा इनकम 2500 है, जबकि भारत का 2000 है 2021 के अनुसार। द आर्गुमेंट फ्रॉम दिस कंपैरिजन इज ए वेल नोन वन। जीडीपी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ डू नॉट इक्वल द वेल बीइंग ऑफ कंट्रीज सिटीजन्स, यानी ये कंपैरिजन ये बताता है कि किसी देश का जीडीपी और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है उन दोनों में सीधा संबंध नहीं हो सकता सिटीज़न के बेहतरी में। जैसे भारत का जीडीपी जितना है 4 ट्रिलियन डॉलर का है और मिलिट्री 5th लार्जेस्ट में से एक है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम उतनी अच्छी नहीं है। जबकि बांग्लादेश जो है वो 40 लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, लेकिन वहाँ का पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। तो किसी देश का मिलिट्री पावर में अच्छा होना और किसी देश के लोगों की जो वेलफेयर है उसकी स्थिति अच्छी होना में संबंध विच्छेद की स्थिति हो सकती है। बट एट द सेम टाइम द वेल बीइंग ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन डज नॉट इक्वल टू द ग्रॉस मटेरियल पावर दैट ए स्टेट कैन ब्रिंग टू बियर इन इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। India is also beset India is also beset with major infrastructural and governance issues, यानी भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे बने हुए हैं। विकासात्मक कार्य, अभिशासन सही प्रकार से हो, इसके मुद्दे कई सारे बने हुए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मे हैव इम्प्रूव्ड, भारत में शायद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हुआ है, शायद क्या इम्प्रूव हुआ ही है। बट स्टार्टिंग बिजनेस विदाउट ए ब्राइब इज़ स्टिल नॉट ईजी, लेकिन अब भी किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले ब्राइब देना ही होता है, घूस देना ही होता है। ए फ्यू डेज ऑफ रेन ब्रिंग्स द नेशनल कैपिटल टू इट्स नीज ईयर आफ्टर ईयर, यानी साल दर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश हो जाने से वहाँ पे घुटने तक पानी भर जाता है। ये सारी चुनौतियाँ हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चुनौती हो सकती है, कुछ गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो आसान है,
इसमें भारत इम्प्रूव किया है, लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ब्राइब देना ही होता है। और कुछ दिन अगर बारिश हो जाए तो दिल्ली जैसा महानगर भी घुटने तक पानी भर जाता है। इसके अलावा रीजनल, कास्ट, एथनिक एंड रिलीजियस डिविजन्स रन डीप। भारत में क्षेत्रीय, जातिगत, नृजातीय और धार्मिक जो भेदभाव है, जो चुनौतियां हैं, वो बहुत ही गहरे समा गई हैं। India's domestic challenges will continue to distract the attention of its political leaders from attending the global problems. For the Indian politician, foreign policy is a luxury he cannot afford. One of the most pressing concerns of India's political class is to reduce poverty and improve the well being of millions of Indians living under the poverty line, a task that is bound to divert its attention from serious external engagements. यानी भारत में जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग गरीब हैं और उनकी स्थितियों को सुधारना एक चुनौती है। लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इन चुनौतियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या कर रहा है, उस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। When the political class gives scant attention to the country's foreign and security policy, as it usually happens in the case of India, it is managed by career bureaucrats who usually do not diverge from precedents and avoid taking even remotely risky decisions. Without political will, foreign policy tends to be an autopilot. The presence of a weak economy also tempers the Indian elite's appetite for external engagement. Over time, the appetite has grown, but that does not change the fact that the political class can only allocate so much attention to foreign and security policies of if the country is economically weak and large sections of the population are living in poverty. More so, a weak domestic economy prevents politicians from allocating adequate resources for foreign policy objectives. For instance, the Parliamentary Committee on External Affairs 2022-23 observed that despite an increase in the overall budget allocation of the Government of India, the allocation made to Ministry of External Affairs in percentage terms has witnessed a downward turn during the last 4 years, and during 2022-23 it is only 0.44% of the Government of India's overall budget. The committee further said we do not find such allocation in consonance with the country's rising aspirations and growing global stature. Perhaps the country is simply unable to do so. The combined effect of such domestic challenges is likely to be a political elite distracted by more immediate domestic considerations rather than the grandeur of great power status. Embrace power. So, should India refrain from shaping the global order until its domestic challenges are resolved, as the pessimists would have it? Or should India continue to assert its place in the world and aspire to be a great power? Even though India's domestic inabilities will continue to moderate its ability to influence the world order, befitting of its size and ambition, being unwilling to engage and shape it would be a strategic blunder. If you are not a rule shaper, you are a rule taker. India has no choice but to influence and shape the global order to meet its foreign policy objectives, which would have significant impact on its economic growth,
security, environment, and geopolitical and geo-economic interests. Be it debt restructuring, climate change, global trade, or non proliferation, New Delhi can it afford to let someone else make the rules and abide by them, whether it likes it or not? India's impact on the world order is a given, and in a globalized world, the relationship between a state's global influence and domestic growth is an unavoidable one. India's ability to shape international politics must also be a reflection of its domestic context, and its global engagement must necessarily be geared towards the well being of its people. Neither is strategic autarky an option, nor is India's assertiveness on the global stage a matter of nationalistic hubris और ऑफिसियस वैनिटी। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।